से अलग है सबसे जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेशकदम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिस्मा बिलाल और मैं तोयबा इसा, लेकर हाजिर पेश कदम का एक और शुमारा। हमें अपने दिन का हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया। आज के शुमारे में शामिल है, अगर आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यूअर आपसे फेसबुक पासवर्ड मांगे तो आपका रद्द अमल क्या होगा? क्या डाइटिंग और वर्जिश पर आप बेशतरवा गुजारते हैं? अगर हाँ, तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनका सही तरीका क्या है। रेस्ट, डाइट और प्रैक्टिस, ये 3 चीजें बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है। और कश्मीर में बहार दस्तक दे चुकी है और हमने आपसे पूछा कि आपको इस मौसम का क्या अच्छा लगता है। लेकिन आज हम अपने शुमारे की शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो हमें कश्मीरी होने का एहसास दिलाती है। हम में से तकरीबन सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या हम बस में सफर के दौरान एक दूसरे से खुश इखलाकी से पेश आते हैं? आजकल हुकूमत औरतों को बस में मखसूस सीटें फराहम करने के लिए कोशा है, मगर क्या ये हकीकत में अमलाया जाता है? ये एक लम्हा फिक्रिया है। पेश कदम की शबनम अख्तर ने पब्लिक बस में सफर किया और इस कानून की हकीकत को जाना। ये है आज की कवर स्टोरी। आज से 3 माह पहले एसपी ट्रैफिक की तरफ से जारी किए गए अहकामात के तहत हर एक मिनी बस में पहली 8 सीटें खवातीन के लिए मखसूस रखवाई गईं। एसपी ट्रैफिक की तरफ से उठाए गए इकदाम की काफी सराहना की गई, मगर जमीनी सतह पर हकाइक कुछ और। मैंने कई लड़कों से कहा कि आप खड़े हो जाए, ये जो 8 सीटें रिजर्व्ड हैं औरतों के लिए, तो उनमें से कोई नहीं उठा। इवन ड्राइवर को जब बोला तो उसने भी कुछ नहीं कहा, तो इग्नोर किया। ये थी सीमा, जो कि बस में अक्सर हैदरपोरा के लिए सफर करती हैं। इनका कहना है कि इस कानून के हवाले से ट्रैफिक हुक्काम की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है। अगर कोई इनके खिलाफ कुछ स्टेप लेता, जैसे हर एक सड़क पे जगह जगह तो ट्रैफिक पुलिस तो होती है, अगर वो इसको देखते, बस उन्होंने सिर्फ एक पोस्टर लगाया हुआ है, बस वो समझते हमारा काम खत्म हो गया। बस में सफर करने के दौरान हमारी मुलाकात कुछ मर्द हजरात से भी हुई जो इन रिजर्व्ड सीट्स पर बैठे हुए थे। इनमें से कुछ ने अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर इसके निफाज की जिम्मेदारी डाल दी। कोई कहता ही नहीं उठ जा, जब कोई कहेगा उठ जा मैं उठूंगा, कोई नहीं कहता, इसलिए मैं खुद ही बैठ जाता हूँ। मगर कुछ औरतें जैसे कि अक्सा कहती हैं कि इस तरह से बोलना कश्मीर में मुमकिन नहीं। हम कह नहीं सकते, लेकिन उनको खुद उठना चाहिए था। वो आगे पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन वो उसको कोई सीरियस नहीं लेता उस पोस्टर को, तो हम लेडीज को अक्सर खड़ा रहना पड़ता है। किसी में यहाँ पे इतना कश्मीर में है तो नहीं इतना गट्स कि वो कहे फिर उसको खड़ा उठने के लिए, इसीलिए हमको खुद उठना कहना पड़ता है उनको। हर रोज बहस चलती रहती है और हर रोज लोग एक दूसरे पर इल्जाम थोप देते हैं, मर्द औरत पर, औरत मर्द और ड्राइवर दोनों पर, और ड्राइवर मर्द सवारियों पर। सवारियन वनान यम हसा गोडनिच 8 सीट छ यम छ लेडीजन खतर, मगर तथ पे ऑलरेडी आसान कम बिहित मर्द हज, तिम छन मानन क्या, तिमन हज गोस गछुन क्या जुर्मान। आखिर में अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या वाकई में कश्मीर में इस तरह का कानून नाफिज हो पाएगा? अभी यहाँ पे उस किस्म का शऊर नहीं है हम में कि हम लेडीज को एहतराम दें। शबनम अख्तर, पेश कदम। औरतों को बस में मखसूस सीट मिले, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने कभी बस में किसी औरत को अपनी सीट पेश की है? अगर की है तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? हमें मेल कीजिए peshkadam@gmail.com पे। हम आपकी राय के मुंतजर हैं। चलिए रुक करते हैं एक और खास बहस की ओर। तोयबा, क्या आप जानती हैं कि बहुत सारी कंपनियां आपसे फेसबुक पासवर्ड मांगती हैं? सच?
मुझे लग रहा है कि अब हमें फेसबुक पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। आज के करियर काउंसलिंग सेगमेंट में अरीब असलम हमें इसी की जानकारी देंगे और साथ ही हमें कुछ अच्छी बातें बताएंगे अगर आप कभी इस सूरत हाल से दो चार हो जाएं। ख्याल कीजिए कि आप 6 माह से किसी शोबे में मुलाजमत की तलाश कर रहे हैं। आपको कहीं से नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, अगरचे आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और ऊपर से आपके बेरोज़गारी वजीफ़े की मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अचानक आपको एक ऐसा मौका मिलता है जिसकी आपको तलाश है। आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हायरिंग या HR मैनेजर के साथ आप लगभग सारी चीज़ों का आखिरी शक्ल देने वाले और मुआहदे पे दस्तखत करने वाले होते हैं कि वो अचानक आपकी तरफ अपना लैपटॉप घुमाते हुए आपको आपके फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करने को कहते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? सुनने में तो बहुत अजीब और अनोखा लगता है, लेकिन आजकल ये बात इतनी आम हो चुकी है कि कॉरपोरेट दुनिया में इसके लिए एक नाम भी रखा गया है, शोल्डर सर्फिंग। इंटरनेट कवानीन के माहिरीन के मुताबिक ये एक ज़रूरी मजबूरी बन गई है, अगरचे आपको वो नौकरी हासिल करनी है। बेशक ये फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी को नकारता है जो इन हालात में अमल में नहीं रहती। फेसबुक के मुताबिक शोल्डर सर्फिंग की वजह से आप और आपके दोस्त जो फेसबुक पे आपसे जुड़े हुए हैं सब की निजी जानकारी को ख़तरा है। इसके अलावा जो कंपनी आपको ऐसा करने को कह रही है वह कानून की खिलाफ वर्जी में मुब्तला हो सकती है। मई 2011 में जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक कंपनियां सोशल मीडिया के ज़रिए हासिल करदा जानकारी को बतौर कैरेक्टर की छानबीन में इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ये जानकारी लोगों को अवामी ज़राए पे मुहैया रहनी चाहिए। कंपनी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके खिलाफ या आपकी मर्जी के बिना करना गैर कानूनी है। कहीं कहीं ये छानबीन बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि किसी कानून नाफिज करने वाली या दिफाई एजेंसी में। ऐसे मसलों में कंपनी निजी जानकारी हासिल करने के लिए एक जायज़ वजह दे सकती है। अब अगर आप नौकरी के लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं और आपको शोल्डर सर्फिंग के लिए मजबूर किया जाता है तो हम आपके लिए कुछ जवाब लेकर आए हैं जो आप उस सूरत हाल में दे सकते हैं। पहला, मैं हर एग्रीमेंट को संजीदगी से लेता हूं और ये फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है कि मैं अपना पासवर्ड आपको दूं, तो इसीलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मैं आपका ये मुतालबा पूरा नहीं कर सकता। दूसरा, ये मेरा ज़ाती मामला है, इसीलिए मुझे इनकार करना पड़ रहा है। तीसरा, मैं अपने निजी मामलों को संजीदगी से लेता हूँ। अगर मैं आपके यहाँ नौकरी करता हूँ तो मैं यहाँ के मामलात की भी कदर करूँगा जैसे कि मैं अपने मामलात की कदर करता हूँ। अगरचे नौकरी हासिल करने का एक अहम मौका मेरे हाथ से जाता है तब भी मुझे कोई फिक्र नहीं। चौथा, मुझे आपकी कंपनी का ये उसूल पसंद नहीं आया कि आप किसी की ज़ाती जिंदगी को खुलेआम जाहिर करें और इसके बदले नौकरी का लालच देते हैं। अगर ये नौकरी मैं हासिल करता हूँ तब मैं आपको अपने फ्रेंड लिस्ट में ज़रूर शामिल करूँगा। जाते जाते एक बात बताता चलूँ, कुछ भी हो फेसबुक आपके अकाउंट की पूरी जानकारी रखता है और जब भी आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो ये जहन में रखिए कि आप यहाँ पे चीज़ों को छापते हैं ना कि मालिक हैं, और ये हमेशा से ऐसे ही चला आया है और ऐसे ही चलता रहेगा। और एक खुश आइंद बात यह भी है कि हम दिन ब दिन अपनी पुख्तगी के मुजाहिरे में इजाफा दिखा रहे हैं और फेसबुक चलाते वक्त अपने शऊर को बढ़ा रहे हैं। इससे पहले कि हम एक छोटा सा वक्फा लें, सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा। ये नगमा है अख्तर छनाल जहरी और कोमल रिजवी की आवाज में। नगमा है लाल मेरी।
रखियो बला झूले लालण ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सुखिशा बाज कलंदर दमादा मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादा मस्त कलंदर सखिशा बाज कलंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत वाजे अली का पहला नंबर हट अली दम दम दे अंदर हट अली का पहला नंबर हट अली दम दम दे अंदर हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे नाल बजे खड़ी यार पला झूले लालण ओ नाल बजे अली का पहला पहला अली का पहला पहला अली का पहला नंबर हट अली दम दम दे अंदर नाल बजे खड़ी यार पला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवण दा सखिशा बाज कलंदर दमादा मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादा मस्त कलंदर अली रग रग दे अंदर दमादा मस्त कलंदर सखिशा बाज कलंदर कलंदर लाल कलंदर हुसैनी लाल कलंदर दमादा मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमादा मस्त कलंदर सखिशा बाज कलंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी आपका स्थानीय शिक्षा केंद्र एहैक आपको याद दिलाता है कि हाथों को अच्छी तरह धोने से फ्लू जैसे कीटाणु मर जाते हैं और आप ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। खांसने, छींकने या नाक पोंछने के बाद, खाना बनाने और खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। शौच जाने और पेशाब करने के बाद, कूड़ा छूने, बच्चों की चड्डी या डायपर बदलने के बाद, किसी मरीज से मिलने या उनकी सेवा के बाद अपने हाथों को अवश्य धोएं। याद रखिए, आपका स्वास्थ्य आपके हाथों में है। आप पेशकदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम में से बहुत सारे, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग, अपनी सेहत को लेकर काफी संजीदा होते हैं। न तो वो काफी मोटा होना चाहते हैं और न पतला। वो अपनी सेहत को डाइटिंग और वर्जिश से बरकरार रखते हैं। लेकिन डाइटिंग और वर्जिश शुरू करने से पहले कुछ चीजों का ख्याल रखना लाजमी है ताकि आपके जिस्म को फायदा मिल सके। आज के हमारे हेल्थ सेगमेंट में इसाक भट्ट ने मुश्ताक वानी से बात की, जो फिजिकल ट्रेनर है श्रीनगर के एक जिम सेंटर में। सबसे पहले आपसे हम पूछना चाहेंगे कि बॉडी बिल्डिंग में प्रैक्टिस करने का क्या शेड्यूल होता है और कैसी कैसी प्रैक्टिस की जाती है, अब हमें उसके बारे में बताएं। जो बॉडी बिल्डिंग है इसमें टाइम की ज़रूरत होती है। इसमें तो डाइट के लिए भी टाइम होना चाहिए और रेस्ट के लिए भी टाइम होना चाहिए और एक्सरसाइज के लिए भी टाइम होना चाहिए। जो वर्कआउट इस बॉडी बिल्डिंग में होता है उसको ध्यान से करना पड़ता है। जैसे मैं बताऊंगा कि हर इंसान के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ऐसे ही हम एक हफ्ते में एक शेड्यूल बनाते हैं, हर एक पार्ट के लिए एक एक घंटा रखते हैं हर दिन, तो फिर हम वैसे ही एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए डाइट का कुछ खास ख्याल रखना पड़ता होगा, उसके बारे में आप हमें बताइए। बिल्कुल, डाइट तो इसमें मेन चीज है। रेस्ट, डाइट और प्रैक्टिस, ये तीन चीजें बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी है। तो डाइट में इसमें जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड जैसी चीजें होती हैं वो हमें खानी पड़ती है। इसमें पानी का बहुत जरूरी इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि हमें इसमें पानी बहुत लॉस होता है। पानी कम से कम 6 लीटर दिन में पीना चाहिए। इस बॉडी बिल्डिंग में जरूरी है 6 लीटर पानी। इसके अलावा मेडिसिन या डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है इसमें या नहीं? मेडिसिन तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब इंसान बीमार होगा, तभी वो मेडिसिन खाना चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में जब इंसान बीमार होगा तो मुझे पता चलता है इसको इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, फिर हम मेडिसिन के बारे में बोलते हैं। लेकिन पहला हम बोलते हैं कि जो नेचुरल डाइट है वही खाना चाहिए। जो लोग बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के बारे में नहीं जानते, जिनको भी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से कंफ्यूजन है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मैं इतना कहूंगा कि वो कंसल्टेंट के पास जाए, वो फिजियोथेरेपी जो सेंटर होते हैं वहां पे जाए, वो देखें इससे क्या फर्क होता है। मैं चाहता हूं कि हर कोई एक्सरसाइज करे, हर कोई वर्कआउट करे, हर कोई सोचे अपनी बॉडी के बारे में, अपने फिजिक के बारे में। फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी बॉडी पे देनी चाहिए।
अपनी पर्सनैलिटी पे देनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। बिल्कुल शुक्रिया की कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए ही है। ये प्रोग्राम दूसरों को भी मिलेगा, इससे बूस्ट मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये हमारे लिए ही बनाया गया है। मैं भी शुक्रिया करता हूँ अदा इन चीज़ों का जो हमें यहाँ पे आके हमें स्टेज देते हैं। थैंक यू। वाकई में ये काफ़ी अच्छी मालूमात थी। हमें उम्मीद है कि ये मालूमात आपको तंदुरुस्त रहने में मदद देगी। कश्मीर में मौसम खुशगवार हो रहा है। नौजवान मुख्तलिफ खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसा कि आजकल खेल के मैदानों में खिलाड़ी बड़ी तादाद में देखे जा सकते हैं। इनमें से एक खेल है वॉलीबॉल। आज पेश कदम के मुदस्सिर अमीन ने कुछ नौजवान खिलाड़ियों से बात की हमारे खेल के रंग सेगमेंट में। मेरा नाम सजाद अहमद डार है। ये खेल में 3 सालों से खेल रहा हूँ, लेकिन अपने गांव में मैं खेलता हूँ। इसमें यूजुअली 6 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन कश्मीर में इसमें अक्सर 7 खिलाड़ी खेलते हैं। ये बहुत ही अच्छा दिलचस्प गेम है। अपनी टीम के साथ मैं खेलता हूँ। आगे बढ़ने के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा नाम गफर बशीर। पिछले 5-8 सालों से हम ये खेल खेल रहे हैं। बट आई लाइक इट वेरी मच। या मैं जी जान से ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस खेल को नेशनल लेवल पे खेल सकूँ, और मैंने 1-2 बार पॉसिबिलिटी किया है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी और कॉलेज लेवल पे भी। हम लतपुरा पंपोरा में रहते हैं, मगर गवर्नमेंट इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे स्पोर्ट्स में, मगर यहाँ पर कोई किस्म की ऐसी नहीं। स्कूल भी जो है उस पर भी कोई स्पोर्ट्स का इंतजाम नहीं है। वहाँ पर अच्छे कोर्स बनने चाहिए वॉलीबॉल की। मेरा नाम ताहिर अहमद। हम आगे जाना चाहते हैं, इसलिए हम घर पे भी प्रैक्टिस चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। फ्यूचर तो बहुत अच्छा है। अगर कोई प्रैक्टिस करेगा, अच्छी तरह से खेलेगा तो बहुत ही फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। बिलाल अहमद। इसमें बहुत मजा है, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। ये बहुत अच्छी गेम है। आज का किसान संचार सेवा सेगमेंट न सिर्फ किसानों के लिए है, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो ज़राई सन्नत यानी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखता हो। पेश कदम के फयाज नजार ने टेक्नोलॉजी मिशन के हवाले से बात की है गुलाम हसन परे से। परे साहब अनंतनाग के फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में फील्ड इंस्पेक्टर है। कश्मीर जो है फूलों के लिए उसके काश्त करने के लिए यहाँ का आबहवा जो है काफी मौजूद है। इस आबहवा को देखते हुए अगर यहाँ का नौजवान अपने आप, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर हर किसी के पास लैंड अगर थोड़ा सा भी है तो है, अपना बल्ब कल्चर के लिए रखेंगे तो आधे को मैं फूल निकालेंगे तो उसमें भी कोई 8-9 हज़ार स्पाइक्स जो हमें मिलती है, जिसका हमें मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर हमें उसमें 10 से 40 रुपया तक पर स्पाइक का ही मिलता है। और जो बल्ब है जो बल्ब प्रोडक्शन है उसमें भी हमें कोई 8 से 10 रुपया पर बल्ब जो उसका भी वो मिलता है। और इसके हिसाब से अगर आप एक कनाल का हिसाब कर देंगे तो वो काफ़ी रकम बनती है। मिशन हमें इसमें मैंने जो बता दिया कि इसमें जो है कि इसमें ये हर चीज़ में हमें 50% सब्सिडीज देती है। टेक्नोलॉजी मिशन एक इदारा है जो हमें इसमें मामलत करता है। अलग अलग तहसील के अलग अलग फील्ड इंस्पेक्टर्स होते हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें सिंपली एक फॉर्म हमारे से हासिल करना होता है जिसमें 4 फोटोग्राफ और एक इंतखाब। अगर इंतखाब उसके अपने नाम पर ज़मीन है तो फिर उसे कोई एफिडेविट नहीं लिखना है। अगर उसके पास अपने नाम पर ज़मीन नहीं है, जिसके नाम पर ज़मीन है उसका एक एफिडेविट जो है वो उन्हें उसके साथ में रखना पड़ता है कि मैं ये उसे जो देने वाला होता है वो लिखता है कि मैं इसे फूल उगाने के लिए ये देता हूँ। बस इसे सिंपली हमारी तहसील हेडक्वार्टर पर, जो तहसील का हेडक्वार्टर होता है, तो वहाँ पर लाना होता है। हम बिला झिझक आ जाइए और हम आपकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इंशाल्लाह ये स्कीम बहुत अच्छी है, बहुत फायदेमंद है। वक्त है एक वक्फे का।
मगर वक्फे के फौरन बाद हम आपको जानकारी देंगे रवांडा के फिरकावाराना फसादात की। हुटू कबीला जो इंतहा पसंद रवांडा का कंट्रोल संभाले थे ने तकरीबन 3 महीने की मुद्दत में 5 लाख से लेकर 10 लाख के करीब मासूम टुट्सीज को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और आपसे जानेंगे, क्या आप अपने मिजाज को काबू में रख पाते हैं? नेहा आज हमें बताएंगी कि किस तरह लंबी सांस लेने से हम अपने आप को काबू में रख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है, मगर पहले ये छोटा सा वक्फा। दिल रुक जाए और सांस बंद हो जाए तो हर लम्हे की अहमियत बढ़ जाती है। CPR एक इमरजेंसी कार्रवाई है जो जिंदगी बचाने में मदद कर सकती है। 70% से ज्यादा कार्डियक अरेस्ट घरों या पब्लिक जगहों पर होते हैं, इसलिए जिसकी आप मदद करेंगे वो आपका कोई अजीज या फैमिली मेंबर हो सकता है। पूरी फैमिली को CPR सीखना चाहिए। यह पैगाम हार्ट एंड स्ट्रोक फाउंडेशन ने पहुंचाया। सेहतमंद दिलों का आगाज घर से होता है। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज से कुछ वक्त पहले अफ्रीका के एक मुल्क रवांडा में अलग अलग फिरके के लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया और इस खूनी खेल ने खतरनाक मोड़ लिया जिसने पूरे रवांडा को अपनी लपेट में लिया। मजीद सुनते हैं पेश कदम के उवैस गुरकू से आज हमारे संगमील में। 7 अप्रैल 1994 के दिन रवांडा के फौजियों ने बेल्जियम के 10 अमन मिशन अफसरों को एक कामयाब कोशिश में हलाक कर डाला ताकि बैनुल-अक़वामी मुदाखलत को रोक दिया जाए और नस्ल कशी की मुहिम को कोई ज़ख्म न पहुंचाया जाए। हुटू कबीला जो इंतहा पसंद रवांडा का कंट्रोल संभाले थे ने तकरीबन 3 महीने की मुद्दत में 5 लाख से लेकर 10 लाख के करीब मासूम टुट्सीज को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। 1994 की नस्ल कशी का ताल्लुक असल में 1990 के वाक़यात से मुताबिकत रखती है, जब सदर हुविनल एक हुटू ने अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए टुट्सीज कार्ड इस्तेमाल किया। अक्टूबर 1990 के आगाज में टुट्सीज का कई वाक़यात में सैकड़ों का कत्ले आम किया गया। अगरचे 2 नस्ली ग्रुप्स सदियों से एक ही तमद्दुन और जुबान रखते थे, लेकिन कानून इनकी रजिस्ट्रेशन नस्ल के बुनियाद पर मानती थी। सरकार और फौज ने हुटूस को इकट्ठे करके इनको टुट्सीज खत्म करने के लिए हथियार फराहम किए। जनवरी 1994 में रवांडा में बैनुल-अक़वामी फौज ने बड़े पैमाने पर कत्ले आम रोकने की कोशिश शुरू की थी। 6 अप्रैल 1994 में सदर हुविनल का कत्ल उस वक्त हुआ जब हवाई सफर के दौरान उसका जहाज गिरा दिया गया। इस कार्रवाई में मुलविस लोगों का पता न चल सका। जहाज के तबाह होने के बाद ही हुटू इंतहा पसंद फौजियों ने टुट्सीज और मॉडरेट हुटूस का कत्ले आम किया। बेल्जियन फौजियों का कत्ल करना असल में बैनुल-अक़वामी फौज का रवांडा से हटाने के लिए था और जल्द ही रवांडा के रेडियो की नशरबात में हुटू अक्सरियत को मुल्क में तमाम टुट्सीज को मारने की अपील की। फौज और कौमी पुलिस ने कत्ले आम की हिदायत जारी किए और जब इससे काम न बना तो हुटू अवाम को कई बार खौफदही भी की जाती थी। हजारों की तादाद में लोग अपने हमसायों के जरिए कत्ल करवाए गए। ऐसे खतरनाक जुर्मों के बावजूद बैनुल-अक़वामी बिरादरी बिलखसूस अमेरिका ने कोई एक्शन लेने से हिचकिचाहट की। सदर बिल क्लिंटन ने इस बारे में कत्ले आम को रोकने के लिए अमेरिका की नाकामी बता दी और अमेरिका हुकूमत का बड़ा अफसोस बता दिया। आखिर में रवांडा पैट्रियाटिक फ्रंट पॉल कगामे की सदारत में रवांडा कंट्रोल करने के लिए छोड़ा गया। RPF ने हुटू फौज को शिकस्त दी और उनको मुल्क बदर किया गया। लेकिन तब तक रुवांडा में टुट्सीज की आबादी लगभग 75% खत्म हो चुकी थी। आज की मेरी कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपने पेशे को आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते देख रहा है। ये कहानी है
मोहम्मद शाबान की, जो पेशे से संग तराश है। मेरा नाम मोहम्मद शाबान। अस करान यह कन कम तकरीबन 15 वरी करान दिलचस्पी खास कासे गा मजबूर पहमत कार मूजूब नत कार शुबन आंगनस मज दरअसल ब्रोट सख्ती तो पत ये कारस मज ब्रोट गरीबी पहमत तो तम मूजूब ये कारस मज लड़की 3 पान तो पान बे लड़का पान किस्मत तो मगर इन बगौर क्या यत हेकत तमिस यम नश गोस नजात तमिस बनन बस यह तमन्ना। इस सेगमेंट को तैयार किया था इसाक भट्ट और सजाद भट्ट ने। हम में से बहुत सारे लोगों को अपने जज्बात पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आती है। कभी कभार हम अपने आप को रोक नहीं पाते और गुस्से में कुछ गलत कर जाते हैं। इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए नेहा हमें देंगी कुछ जानकारी हमारे नेहा के नुस्खे सेगमेंट में। अगर वक्तन फवक्तन आपके मिजाज में गुस्सा आना शामिल होता जा रहा है और ये बदलता मिजाज आपको और आपके आसपास के लोगों को परेशान कर रहा है तो फिक्र मत कीजिए। जितना हो सके उतना शांत रहने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपको लगे कि आप गुस्सा हो रहे हैं, 1 से 10 तक गिनिए। इससे आप अपने अंदर सुकून महसूस करेंगे। आपके गुस्से को बढ़ाने वाली बातों को जान लें और अपने आप में अच्छी तब्दीलियां लाने की कोशिश करें। गुस्से में कुछ भी कहने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आप क्या कहने जा रहे हैं, ताकि आपको अपनी कही हुई बात पे बाद में पछतावा ना हो। गुस्सा दिलाने वाले हालात से खुद को दूर रखें। इसके लिए आप ताज़ा हवा में चहलकदमी करिए। अगर आपको गुस्सा आ भी जाए तो अपने गुस्से को सही तरीके से बाहर निकालने के लिए आप कसरत, किक बॉक्सिंग या दौड़ने जैसी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा गुस्से को कम करने के लिए आप योगा करें और गहरी सांसें लें। याद रखिए, आपका गुस्सा औरों के साथ साथ आपके लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है और गुस्सा करने वाले लोग अक्सर नापसंद किए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये चंद बातें ज़रूर आपके काम आएंगी और आपको एक खुशहाल जिंदगी गुजारने में मदद देंगी। तकरीबन हमारे शुमारे का वक्त मुकम्मल हो चुका है, लेकिन पहले आज की कथपेंट, जिसमें हमने आपसे पूछा है आपको बाहर के मौसम में क्या अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बाहर के मौसम में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पॉजिटिविटी होती है उसमें। मुझे ये चीज़ पसंद है कि आप जहाँ देखो सब कुछ खुशगवार नजर आता है। बाहर के मुतालिक मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है कि ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। इस मौसम में खूबसूरती अपने अरूज पर होती है और ये मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना, तो इसीलिए मुझे बाहर का मौसम ज़्यादा पसंद है। इनमें ज़्यादा स्वेट नहीं आप कर पाते और अच्छी तरह खेल पाते हैं आप। बाहर के मौसम में हर चीज़ अलाइव हो जाती है, लाइक सब चीज़ों में नई जान सी आ जाती है, तो ये बहुत पसंद है मुझे बाहर के बारे में। आपको आज का शुमारा कैसा लगा, हमें जरूर आगाह कीजिए। हमारा पता है पेश कदम, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवंतीपोरा। या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है पेशकदम peshkadam@gmail.com। पेशकदम रेडियो क्लब फेसबुक पेज पे हमें ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। दीजिए अगले शुमारे तक तोयबा इसाक, बिस्मा बिलाल और पेशकदम की पूरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज। पेशकदम।